हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह से होती है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, हर एक स्टेप को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट हम बोलते हैं आरएनए को। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो सारी जानकारी जो चाहिए होती है, वो सारी डीएनए के अंदर होती है। अब डीएनए ऐसा पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब कौन सी प्रोटीन कब बननी है, कहाँ पर बननी है, कितने अमाउंट में बननी है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी डीएनए के अंदर होती है। अब डीएनए के अंदर से उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है आरएनए में। जब किसी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो उस प्रोटीन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है और उससे आरएनए बनाया जाता है। आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है और वो बोलता है उसको, राइबोसोम को, कि आप अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोटीन है उसको तैयार कीजिए। तो राइबोसोम क्या करता है, उस मैसेज को पढ़ता है और उससे रिलेटेड जो प्रोटीन होती है उसको बना देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह का प्रोसेस है जिसमें डीएनए के अंदर जो प्रोटीन बनाने की जो सीक्वेंस होती है उसको कॉपी किया जाता है। अब आपने एक थ्योरी का नाम सुन रखा होगा, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो जब आरएनए में ट्रांसफर होती है और आरएनए से प्रोटीन के अंदर चली जाती है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से बैक नहीं होती है। मतलब डीएनए से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुई और आरएनए की फॉर्मेशन हुई। अब आरएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन चली गई। अब आरएनए के अंदर से उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके प्रोटीन की सिंथेसिस जब राइबोसोम को करनी होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन से वो प्रोटीन बन गई। अब जो प्रोटीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन है वो वापस नहीं आएगी डीएनए के पास। सो सेंट्रल डोग्मा बताता है कि जो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है प्रोटीन के लिए वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अब सेंट्रल डोग्मा में फर्स्ट पार्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी जो बनती है उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें सेकंड पार्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और थर्ड इसमें आता है ट्रांसलेशन, जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। मतलब सेंट्रल डोग्मा का जो सेकंड पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। यूकैरियोट्स के बारे में हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अगर आपने वीडियोस नहीं देख रखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक वीडियो है डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन को है पूरे डिटेल में समझ सकते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन एक सिमिलर प्रोसेस है कुछ डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही, जिसको एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये केमिकली और एंजाइमेटिकली सिमिलर होता है डीएनए रेप्लिकेशन के। मतलब जिस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसी प्रकार इसमें भी कुछ स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। जिस प्रकार डीएनए में रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनको एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है और उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार की जाती है, नया स्ट्रैंड तैयार किया जाता है। उसी प्रकार ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए के स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है और उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं आरएनए। सो कुछ डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ये प्रोसेस होता है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट है डीएनए रेप्लिकेशन से। सबसे पहले इसमें आता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें डी एंड टीपीज को यूज किया जाता है। मतलब डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें एनटीपीज को यूज किया जाता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें प्राइमर की जरूरत पड़ती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट आता है कि ये सिलेक्टिव प्रोसेस है, जबकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक कंप्लीट जीनोम को कॉपी करता है।
मतलब एक कंप्लीट जीनोम जो होता है एक लिविंग बीइंग का, उसको पूरी को कॉपी किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ उसी पार्ट को कॉपी किया जाता है जिसकी ज़रूरत है। तो ये सिलेक्टिव प्रोसेस है, जबकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो दोनों स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है और उस सिंगल स्ट्रैंड को लेकर एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में होता है, 3' to 5' और 5' to 3', दोनों डायरेक्शन में स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड के सिंथेसिस करता है, इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन से डिफरेंट है, अदरवाइज ये सिमिलर ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन के। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, डीएनए का वो पार्ट जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब होना है आरएनए में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पहला होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है टर्मिनेटर, और इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन या फिर आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। ये कंप्लीट एक जीन होता है, इस जीन के अंदर ये 3 रीजन आते हैं। अब जो प्रमोटर रीजन होता है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड करता है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। मतलब ये प्रमोटर है, यहाँ पर वो बाइंड करेगा और इस रीजन को जब वो क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ से जो है वो आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट होती है। और ये बीच वाला जो रीजन है ये वो रीजन है, वो सीक्वेंस है जिससे आरएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और जब आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनेटर सीक्वेंस पर आकर पहुंच जाता है तो यहाँ पर आकर जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। मतलब जब टर्मिनेटर सीक्वेंस को वो क्रॉस कर लेती है, मतलब इसको वो कॉपी कर लेती है यहाँ तक, यहाँ पर आकर बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। मतलब यहाँ पर आकर जो आरएनए की सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, इसके पीछे की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसके पीछे वाली जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंस, और जो इससे नीचे वाली जो सीक्वेंस होती है इस वाली साइड को, उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये यूकैरियोट्स में जो है वो सिंगल जीन की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, इसलिए इसको बोला गया है मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये मल्टीपल जीन्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। मतलब जो एक जीन है, जीन के साथ वाले जो जीन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी ये कैरी करती है, इसलिए इसमें इसको नाम दिया गया है पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ये 2 टाइप की हो सकती है, मतलब ये सिंपल भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर ये सिंपल होती है तो इसमें एक सिंपल एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है जिससे एक सिंगल प्रोटीन को ही इनकोड किया जा सकता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक से अधिक एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से हम एक से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की कंडीशन होती है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है इसके बारे में आपको पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज़ होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की और वो कितने टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया सैमुएल बी विस एंड जेराल्ड हर्ट्जविट्ज ने 1960 में। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया 1960 में। जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करता है, मतलब ये डीएनए
के ऊपर डिपेंड करता है आरएनए के सिंथेसिस के लिए, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है और सिंपली इसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहला आता है यूबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा आता है न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज एंड तीसरा आता है इसमें ऑर्गेनेलर आरएनए पॉलीमरेज। जो ये यूबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है इसमें यूबैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से काफ़ी होता है तीनों टाइप के आरएनए के सिंथेसिस के लिए। मतलब इसमें एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है। हमने इसमें से किसी भी आरएनए की सिंथेसिस करवानी है उसके लिए हम एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज को ही यूज़ करते हैं, चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज का। ई कोलाई के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। मल्टी सब यूनिट का मतलब है कि इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं जिनको मिलाकर एक एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अल्फा, फिर बीटा डैश, फिर ओमेगा एंड उसके बाद आता है इसमें सिग्मा फैक्टर। इन सबको मिलाकर एक आरएनए पॉलीमरेज बनता है जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के अंदर ये 5 जो सब यूनिट्स होते हैं, मतलब जो 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो अल्फा सब यूनिट है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश और एक ओमेगा होता है और इसके साथ एक सिग्मा फैक्टर होता है जिसको मिलाकर एक होलो एंजाइम बनता है, मतलब एक कंप्लीट एंजाइम बनता है। अब जो होलो एंजाइम होता है ये सेपरेट होता है 2 कंपोनेंट्स में। इसमें पहला होता है कोर एंजाइम और दूसरा आता है सिग्मा फैक्टर। जो ये वाले 4 कंपोनेंट्स हैं इसको बोलते हैं कोर एंजाइम और इसके साथ जब भी सिग्मा फैक्टर मिल जाता है तो एक कंप्लीट एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। तो होलो एंजाइम के अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, ये वाला कोर एंजाइम और ये वाला सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम के अंदर जो ये सब यूनिट्स होते हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जो ये अल्फा सब यूनिट है ये प्रमोटर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है और जो ये बीटा और बीटा डैश सब यूनिट है ये कैटालिटिक सेंटर होते हैं। मतलब जो ये बीटा है ये चेन इलोंगेशन में हेल्प करता है और इसके साथ आता है ओमेगा सब यूनिट। ओमेगा सब यूनिट जो होता है ये स्टेबलाइजर का काम करता है, कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबलाइज करता है ओमेगा सब यूनिट। और नेक्स्ट इसमें आता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये प्रमोटर रिकॉग्निशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में भी जो ये सिग्मा फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट नहीं होती है, वो शुरू नहीं होती है अगर उसमें सिग्मा फैक्टर नहीं है एंजाइम के अंदर। तो सिग्मा फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए। डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो 4 सब यूनिट्स हैं इनको मिलाकर जो एक कोर एंजाइम बनता है, ठीक है। और जो कोर एंजाइम के अंदर सिग्मा फैक्टर भी आ जाता है तो उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। अब नेक्स्ट टाइप जो है आरएनए पॉलीमरेज का वो है न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें भी एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही काफ़ी होता है तीनों टाइप के आरएनए की सिंथेसिस के लिए। मतलब एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए इन तीनों की सिंथेसिस के लिए एक सिंगल एंजाइम यूज़ किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये आरआरएनए के सिंथेसिस करता है और जो ये पॉलीमरेज 2 होता है ये एमआरएनए के सिंथेसिस करता है और मोस्ट ऑफ द एसएनआरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये वैरायटी ऑफ स्मॉल आरएनएस की फॉर्मेशन करता है जिसमें आते हैं टीआरएनए, 5S-rRNA और U6SN-RNA, ठीक है। ये इन तीनों की जो फॉर्मेशन होती है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। और बाकी जो ये 2 आरएनए पॉलीमरेजेस है, आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये कम्प्लीटली रेजिस्टेंस होता है। अल्फा एमानाइटिन एक टॉक्सिन होता है, उसके लिए ये कम्प्लीटली रेजिस्टेंट होता है। जो ये अल्फा एमानाइटिन है ये एक टॉक्सिन है जिसको प्रोड्यूस करता है एक मशरूम जिसका नाम है एमानिटा फेलोइड्स, जिसको हम डेथ कैप या फिर डोस्ट्राइन एंजल के नाम से भी जानते हैं।
अब जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये कम्प्लीटली रेजिस्टेंट होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये मॉडरेट सेंसिटिव होता है। 3 टाइप की आरएनए जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, जबकि जो 2 आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 है ये एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेस जो होती हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5 ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है आरएनए पॉलीमरेजेस का वो होता है ऑर्गेनिलर आरएनए पॉलीमरेजेस। यूकैरियोट्स में जो एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिलर आरएनए पॉलीमरेजेस, क्योंकि ये ऑर्गेनील्स के अंदर होते हैं। अब ये थे आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरह से होती है। जो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन पे। प्रोमोटर रीजन क्या होता है, डीएनए के अंदर ऐसी सीक्वेंस होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है तो वहां से जो है आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। जो ये प्रोमोटर्स होते हैं इसमें 2 6 बेस पेयर्स की कंसेंसस सीक्वेंस होती है, जिसमें एक आती है -10 सीक्वेंस, दूसरी आती है -35 सीक्वेंस, जो कि होती है TATA80 एंड TTGACA। ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस होती है। जो ये -10 सीक्वेंस है इसको प्रीबनाउ बॉक्स सीक्वेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसको प्रीबनाउ ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रीबनाउ बॉक्स सीक्वेंस। जो ये नंबर होता है -10 सीक्वेंस जैसे इसमें दिया गया है, ये नंबर हमें बताता है, ये वैल्यू हमें बताती है इसका अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है इनिशिएशन स्टार्ट साइट से। जैसे कि इनिशिएशन स्टार्ट साइट है उससे 6-7 बेस पेयर जो है ये पीछे होती है ये सीक्वेंस, ठीक है। 6-7 बेस पेयर मतलब इनको मिलाकर भी इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो -35 है ये बताता है कि -35 का मतलब है कि ये 35 बेस पेयर जो है वो पीछे है, कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट से। मतलब कि ये 16 या 18 बेस पेयर जो है इससे इधर होती है ये सीक्वेंस। सबसे पहला स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, मतलब आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगी। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट जो है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन का मतलब है कि जब डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। अब वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वहाँ पर अटैच हो गया और उसने जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर दिया। जब 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुके हैं और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है तो मतलब इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये इसका 5 प्राइम एंड है और इसका 3 प्राइम एंड है, और दूसरे का ये 3 प्राइम एंड है और इसका ये 5 प्राइम एंड है। अब इसमें जो डीएनए का 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड के डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होता है उसको यूज़ किया जाता है एज अ टेम्पलेट, मतलब उसको टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है और उससे आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर रीजन मैंने आपको बताया कि प्रमोटर के अंदर कौन कौन से सीक्वेंसेस आती है। 2 टाइप की कंसेंसस होती है इसमें, -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस। अब जो प्रमोटर रीजन होता है इसको क्रॉस करने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। और डीएनए के अंदर ही एक ऐसा रीजन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन रीजन, मतलब टर्मिनेशन सीक्वेंस होती है वहाँ पे। जब उस सीक्वेंस पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज पहुँच जाता है तो वहाँ पर आकर क्या करता है वो, वहाँ पर जो आरएनए की सिंथेसिस है वो रोक देता है, मतलब उसको टर्मिनेट कर देता है। वहाँ से जो आरएनए उसने सिंथेसाइज किया है उसको वो रिलीज कर देता है। अब इसमें क्या होता है, प्रमोटर रीजन जो है यहाँ पर आकर जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो होलो एंजाइम होना चाहिए,
होलो एंजाइम नहीं है तो वो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सिग्मा फैक्टर नहीं होगा। जब सिग्मा फैक्टर होगा आरएनए पॉलीमरेज के पास, तो वो इस जगह पर आकर अटैच होगा और वो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ये डीएनए के साथ जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो वो दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जिसको बोलते हैं बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज्ड का मतलब है कि इसमें जो डीएनए है वो डुप्लेक्स की फॉर्म में है, मतलब डीएनए जो है वो अभी भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को प्रमोटर रीजन में, ठीक है, जहां पर उसको बाइंड होना होता है, मतलब जहां पर एक एंजाइम को बाइंड होना होता है। कोर एंजाइम उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि प्रमोटर और अदर सीक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। इसलिए जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक प्रोमोटर रीजन के ऊपर जाकर बाइंड हो सकेगा। क्योंकि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो चेंज कर देता है आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज को, जिसकी वजह से वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। मतलब जो इसकी जो एफिनिटी होती है डीएनए के साथ बाइंड करने की, वो इंक्रीज कर देता है सिग्मा फैक्टर, और अदर सीक्वेंसेस के लिए जिसकी एफिनिटी होती है उसको वो कम कर देता है। इसलिए जो सिग्मा फैक्टर है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये इनिशियली यहाँ पर बाइंड करेगा, मतलब ये कवर कर लेता है इस सीक्वेंस को, जिसकी लेंथ हो सकती है मतलब 75 to 80 बेस पेयर लॉन्ग होता है जो ये रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर ये बाइंड कर जाता है और जो क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इस वाली रीजन को ये खोल देता है। यहाँ पर एक रेप्लिकेशन बबल जिस तरह से बनता है रेप्लिकेशन में, उसी प्रकार इसमें भी एक ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये इस रीजन को मेल्ट कर देता है और इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको वो तोड़ देता है, उसको वो मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स था वो ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है ये जो है वो 12 से 14 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है, जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सिग्मा फैक्टर है इसने क्या किया, इसने आरएनए पॉलीमरेज को वहां पर रिक्रूट कर दिया, अब वो अपना काम करेगा, ठीक है। मतलब वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। अब यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स आए, ठीक है, वो यहाँ पे आते गए, और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने क्या किया, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड की एडिशन स्टार्ट कर दी। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है तो मतलब इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब आरएनए, डीएनए और एंजाइम, इसमें तीन चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसको बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब जो सिग्मा फैक्टर है ये यहाँ से कैसे रिलीज होगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करेगा और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के साथ साथ क्या होगा, एक आरएनए का जो एक स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आरएनए का स्ट्रैंड इस तरह से तो तैयार नहीं होता, उसमें क्या होता है 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और उसके बाद वो जो स्ट्रैंड है उसकी अबॉर्शन हो जाती है, मतलब वो स्ट्रैंड जो है वहीं पे स्टॉप हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है वो स्ट्रैंड सिंथेसिस, ठीक है। इसी प्रकार बार बार ऐसा होता रहता है, स्ट्रैंड बनता जाता है, टूटता जाता है, बनता जाता है, टूटता जाता है, और इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज बार बार उस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता जाता है, जब तक कि वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर लेता तब तक वो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जब अप्रॉक्सीमेट जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड हो जाते हैं तो इसका मतलब है जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। उससे पहले जब 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करता है वो टूट जाते हैं, ऐड करता है टूट जाते हैं, ऐड करता है टूट जाते हैं, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। मतलब जो इनिशिएशन है वो उसका अबॉर्शन हो जाता है, बार बार वो अबॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। और जब ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो गई है तो उसके बाद जो सिग्मा फैक्टर है इसका कोई काम नहीं है वहाँ पे, वो इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ देता है और वहाँ से रिलीज हो जाता है। अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम करता है, मतलब जब ये प्रोमोटर रीजन को क्लियर कर जाता है
यहाँ से जब ये आरएनए पॉलीमरेज इस वाले रीजन को क्लियर कर जाता है तो सिग्मा फैक्टर वहाँ से रिलीज हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड हो चुके हैं और इनिशिएशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से जो सिग्मा फैक्टर है उसका कोई काम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है इलोंगेशन का। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब है कि इनिशिएशन के बाद कितना लंबा एक आरएनए का स्ट्रैंड तैयार करना है, मतलब कितना इलोंगेट करना है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है वो यहाँ से मूव करता है और स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करता रहता है आगे आगे करके, और उसको ओपन करता जाता है और वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो आरएनए के स्ट्रैंड के सिंथेसिस करता जाता है। इलोंगेशन में क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, मतलब डीएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अनवाइंडिंग और रीवाइंडिंग होती है डीएनए की। इस अनवाइंडिंग और रीवाइंडिंग से पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो है वो जनरेट होती हैं। मतलब नेगेटिव सुपर कॉइल्स का मतलब है जिस प्रकार की रस्सी है उसको हम एक एंड से खोल रहे हैं, ठीक है, और तो पीछे वाला जो रीजन है उसमें नेगेटिव सुपर कॉइल्स जनरेट हो रहा है और जो आगे वाला रीजन है उसमें पॉजिटिव सुपर कॉइल जो है वो जनरेट हो रहा है। जिस प्रकार ये प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है और आगे आगे ये बबल जो ये मूव कर रहा है और इस प्रकार जो स्टैंड है वो बड़ा होता जा रहा है, मतलब वो इलोंगेट होता जा रहा है। इस प्रकार से इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब जो ये नेगेटिव सुपर कॉइल जो है और पॉजिटिव सुपर कॉइल है, इसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। अब इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। एक गायरेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, वो रिमूव करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को, मतलब उसको वो जो पॉजिटिव सुपर कॉइल है आगे वाले स्ट्रैंड में जो सुपर कॉइल ऐड हो रहे हैं उसको वो रिमूव करता है और उसमें नेगेटिव सुपर कॉइल ऐड करता है। और जो टोपो आइसोमरेज 1 होता है ये रिमूव करता है नेगेटिव सुपर कॉइल्स को। इस प्रकार से जो स्ट्रेस पड़ता है एक डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर उसको रिमूव किया जाता है इन दोनों एंजाइम की हेल्प से। कई बार क्या होता है, ये कॉर्डिसेपिन जो है ये एक एडेनोसिन का एनालॉग है, ठीक है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स जो यूज हो रहे हैं इसमें उसका एक एनालॉग है। अगर इसकी एडिशन हो जाती है 3' एंड पे तो क्या होता है, ये इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, मतलब जब इसकी एडिशन हो गई तो उससे आगे जो फर्दर जो है इलोंगेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वहीं पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट स्टेप जो होता है वो आता है टर्मिनेशन। ठीक है, इलोंगेशन का आपको पता चल गया कि इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो मूव करता रहता है और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को उसमें ऐड करता जाता है और जिस वजह से जो आरएनए का स्ट्रेच है पूरा वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके ऊपर एक ऐसी सीक्वेंस आती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। अब उस रीजन पे जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर वो टर्मिनेट कर देता है आरएनए की सिंथेसिस को। तो आइए इस स्टेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है, द रिकॉग्निशन ऑफ द पॉइंट एट विच नो फर्दर बेसिस शुड बी एडेड टू द चेन। मतलब वो पॉइंट जो उस पॉइंट की पहचान कर लेता है जब आरएनए पॉलीमरेज के अब इससे आगे कोई भी बेसिस ऐड नहीं करने हैं आरएनए पॉलीमरेज में, आरएनए की चेन में, तो उस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो वहां पर जाकर वो जो आरएनए के सिंथेसिस है उसको टर्मिनेट कर देता है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें 2 स्ट्रेटजीज हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए। पहली हो सकती है कि इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हेयर पिन लूप की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पर आकर जो है वो आरएनए की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है, मतलब जो आरएनए है उसकी सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाती है। या फिर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, रो प्रोटीन होती है उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब जो वो रो प्रोटीन वहां पर उस कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाती है जो एक हाइब्रिड फॉर्म होता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो होता है, जब वो उस जगह पे पहुंच जाती है ये रो प्रोटीन, तो वहां पर आकर क्या कर देती है, वो आरएनए पॉलीमरेज को वहां से डिसोशिएट कर देती है और इस प्रकार जो आरएनए की सिंथेसिस है वो रुक जाती है। तो इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझते हैं। ये हमारा प्रोमोटर रीजन है। ठीक है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ने जो है आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट की थी। अब यहाँ पर आकर वो पहुंच गया है टर्मिनेटर रीजन पे। ठीक है, टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज जब पहुंचता है तो यहाँ पर आकर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक क्या हो सकती है, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन हो सकती है। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन को डायग्राम में समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए की।
अब इसमें जो ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है इसके अंदर ये वाले बेस पेयर्स आते हैं, मतलब ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है उसके अंदर, ठीक है। अब आपको पता है जो आरएनए है वो इस स्ट्रैंड को यूज़ करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। मतलब वो 5 to 3 प्राइम एंड में एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड्स की। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये सीक्वेंस है GGC ये सेम होगी, बट उसमें जो आरएनए है उसमें थाइमाइन की जगह यूरेसिल होता है, तो इसकी जगह यहाँ पे आ गया यू, ठीक है। और आगे CC सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला स्ट्रैंड जो है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जा रहा है और इसके कम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस हमने आरएनए में सिंथेसाइज करनी है, ठीक है। सो जो ये वाली सीक्वेंस है ये सेम रहेगी आरएनए में, बस थाइमाइन की जगह यूरेसिल होगा ओनली, ठीक है। तो ये वाली सीक्वेंस हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये G है इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आ गया C, ठीक है। और इसके कम्प्लीमेंट्री आ गया C, और इसके कम्प्लीमेंट्री आ गया C, U के कम्प्लीमेंट्री आ गया A, और इस तरह से ये जो है ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे एक हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो आरएनए के सिंथेसिस है वो यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाती है। इसको डायग्राम में समझते हैं कि किस तरह से हेयर पिन लूप की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये G है इसने इस C के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और इसने इसके साथ, और इसने इसके साथ, इस तरह से। अब इन सीक्वेंसेस को हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंसेस हमारे पास ऐसे आ गए और इन दोनों सीक्वेंसेस ने आपस में कम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं, और ये सीक्वेंस जो है ये आपस में कम्प्लीमेंट्री थी, जिसकी वजह से इन्होंने हेयर लूप फॉर्मेशन कर ली है, और यहाँ पर आकर जो आरएनए की फॉर्मेशन है वो टर्मिनेट हो जाती है। इन सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। और इस वजह से जो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो टर्मिनेशन होती है वो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होती है, और दूसरा जो टाइप होता है टर्मिनेशन का वो होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। उसको भी डायग्राम में देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। अब जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, अभी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके कम्प्लीमेंट्री जो आरएनए की फॉर्मेशन हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है, ठीक है। अब जो ये आरएनए हमारे पास बन के आया है इसके ऊपर एक ऐसी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं रट साइट, मतलब वो रफ सीक्वेंस होती है इसके ऊपर, जहाँ पर जो रो प्रोटीन है वो अटैच होती है, और वहाँ से वो मूव करती करती यहाँ से मूव करती जाती है, और जहाँ पे डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर वो अटैच हो जाती है और यहाँ से वो आरएनए पॉलीमरेज को डिसोशिएट कर देती है, मतलब वो उसको अलग कर देती है इस हाइब्रिड से, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाती है और उससे आगे जो है आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। तो इस तरह से काम करती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो ये था कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं। इसमें दो एंटीबायोटिक्स होती हैं, रिफेम्पाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन। ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं। ये किस तरह से, जो ये रिफेम्पाइसिन है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफामाइसिन का। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और वहाँ पर जाकर ये बाइंड करता है तो ये ब्लॉक कर देता है आरएनए की इलॉन्गेशन को, मतलब ये 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स तक उसको ऐड होने देता है, उसके बाद उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है एक्टिनोमाइसिन। जो ये एक्टिनोमाइसिन डी होता है ये क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करता है और इसको एक इफेक्टिव टेम्पलेट बनने से रोकता है, मतलब ये अच्छा टेम्पलेट साबित नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन में, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाती है। सो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये दोनों इनहिबिटर का काम करती है ट्रांसक्रिप्शन में। सो ये था कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, हर एक स्टेप को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और ये दो एंटीबायोटिक्स थे जो ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।